जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करूंगा साप्ताहिक करंट अफेयर्स के परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लेकर, जो 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में चर्चा में रहे हैं। बात करते हैं आज के पहले टॉपिक की, जो है विश्व अंगदान दिवस। दोस्तों, हर साल विश्व में 13 अगस्त के दिन, कितने तारीख को याद रखिएगा, 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन वैश्विक स्तर पर अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। ये बताया जाता है कि मरने के बाद अपने स्वस्थ अंगों का दान करके किस प्रकार से हम कई सारे लोगों की जान बचा सकते हैं, इस भावना की ओर लोगों को प्रोत्साहित करने का काम इस दिन किया जाता है। इस दिन विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से, संधियों के माध्यम से, समाचार पत्र हुए, आपके सोशल मीडिया हुआ, विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। यदि हम देखें दोस्तों, तो कई सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कई सालों से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उनके कई सारे अंग जो हैं वो खराब हो चुके हैं। यदि ऐसे में उन्हें नए अंग दे दिए जाएं तो कहीं ना कहीं उनकी जान बचाई जा सकती है। मानव शरीर में ऐसे कई सारे अंग हैं, जैसे कि किडनी है, हार्ट है, आंखें हैं, फेफड़े हैं, अग्नाशय है। ऐसे कई सारे अंग हैं जिनको आप डोनेट करके दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो सबसे पहले 1954 में यूएसए में, अमेरिका में अंग प्रत्यारोपण का काम किया गया था, और उसके बाद इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन और जागरूकता फैलाने का काम किया गया है कि लोगों को अंग प्रत्यारोपित करके भी बचाया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ये अंगों की जो हम बात कर रहे हैं, उनको कौन जो है जो दान कर सकता है और किस उम्र में दान कर सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, इसकी मैं दो शर्तों को लेकर आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दुनिया में ऐसे व्यक्ति जो एचआईवी, याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो एचआईवी, कैंसर, फेफड़े की बीमारी, ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो ऐसी हृदय संबंधी किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है और अपनी 18 साल की उम्र जो है वो पूरी कर चुके हैं, वो बिना किसी जाति, धर्म और उम्र की परवाह किए अंगदान कर सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज समझना है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से 65 वर्ष की आयु का हो चुका है, कितना, 65 वर्ष की आयु का हो चुका है, और उसे डॉक्टर के द्वारा ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया है? ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के भी अंग को उनकी परिवार की सहमति के बाद दान किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर यह भी समझिए कि किसी भी व्यक्ति में यदि हम बात करते हैं कि कितने समय तक कोई भी अंग को सुरक्षित रखा जा सकता है, तो अलग अलग अंगों का अलग अलग समय है। जैसे किडनी की यदि हम बात करते हैं तो किडनी जो है उसको 6 घंटे से 12 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि बात करें आपके लीवर की यदि हम बात करते हैं तो इसे 6 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें दिल की, तो दिल को 4 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं टिश्यूज की, तो टिश्यू जो होते हैं दोस्तों, इनको 4 से 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पेनक्रियाज की यदि हम बात करते हैं तो पेनक्रियाज जो होती हैं, वो पेनक्रियाज जो होती हैं उसे हम लगभग 24 घंटे तक, कितने घंटे तक, 24 घंटे तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसे अंगों का कहीं ना कहीं डोनेशन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अच्छा, यहाँ अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का अपना अलग अंगदान दिवस है। भारत में 13 अगस्त के दिन तो अंगदान को लेकर प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम किए ही जाते हैं, लेकिन भारत में स्पेशली यदि हम बात करें तो 27 नवंबर जो है वो भारत का अपना अंगदान दिवस मनाया जाता है। और इस दिन भी हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे प्रोग्राम्स के माध्यम से अंगदान करने को लेकर हम बोल सकते हैं कि जागरूकता फैलाने का काम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे चीजें थी जो अंगदान को लेकर हमने बात किया है। अगले टॉपिक में हम अगले मुद्दे के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। याद रखिएगा, एक सम्मेलन होता है हर साल जिसमें निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है, उनका उद्बोधन किया जाता है। तो इस बार ये सम्मेलन जो है वो गुजरात में हुआ है, और गुजरात में इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट कदम है। वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है वो आज आपके देश में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको लाया जाए। ठीक है, तो हम देखें कि भाई मोदी जी ने ये जो वाहन स्क्रैपिंग नीति लाए हैं ये क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी घोषणा कहाँ की गई, तो आप बताएंगे गुजरात राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और वहां पर इस नीति को घोषित किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये नीति जो है, एक प्रकार से हम देखें तो भारत का जो अभियान चल रहा है, कौन सा अभियान चल रहा है भारत में? आत्मनिर्भर भारत।
आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हमारे देश में चल रहा है, इसकी और एक बहुत ही मजबूत और कड़ा कदम माना जाएगा। यदि हम बात करें तो भारत की गतिशीलता और ऑटो क्षेत्र को एक नई पहचान देने वाली नीति हो सकती है आपकी वाहन स्क्रैपिंग नीति, जिसको हम हिंदी में क्लियर तौर पर बोलेंगे कबाड़ नीति, है ना, वाहन कबाड़ नीति भी इसको कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत ये बात है कि भाई देश में ऐसे भी वाहन जो बहुत साल पुराने हैं, इसके अलावा हम इनको अनफिट वाहन कह सकते हैं। क्या अनफिट जो वाहन है, बहुत साल पुराने वाहन है जो कि अब पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, ऐसे जो भी वाहन है, इन सभी वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से, कौन से तरीके से दोस्तों याद रखिएगा, वैज्ञानिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाया जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे सभी वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से सड़क से हटाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब आप इन वाहनों को हटा देंगे तो उससे क्या होगा, तो इस नीति का एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। यदि इस नीति का उद्देश्य की मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा कि पर्यावरण के अनुकूल, क्या बोलेंगे, इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण के अनुकूल व सुरक्षित तरीके से, है ना, ये भी याद रखेंगे, पर्यावरण के अनुकूल भी हो और सुरक्षित तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे चीजों से आपको जो वेस्ट मटेरियल है वो आप दोबारा काम में ले सकते हैं ना, इसीलिए। तो क्या बोला कि पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त व प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। देखो याद रखिएगा, ऐसे वाहन जो अब क्या है, अनुपयुक्त हैं, और ऐसे वाहन जो क्या कर रहे हैं, प्रदूषणकारी वाहन हो गए। तो इन प्रदूषणकारी वाहनों को हटाया जाएगा, किसके लिए, पर्यावरण के लिए। देखो जब भी आप पुराने वाहनों को चलाते तो आप समझते हैं कि वो वाहन जो है पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ऐसे में जैसे जैसे वाहन पुराना होकर खराब हो जाएगा ना, उसका प्रदूषण करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण का प्रदूषण करने लगता है, धुआं छोड़ना हुआ, इस प्रकार की चीजें हुई। तो सरकार का यही कहना है कि भाई हम पर्यावरण के अनुकूल व सुरक्षित तरीके से इन वाहनों को हटाना चाहते हैं जो कि प्रदूषणकारी हैं, जो कि अनुपयुक्त हैं, और इनकी जगह पर हम नई व्यवस्था लाएंगे। तो इन सभी वाहनों को हटाने की जो नीति रहेगी चरणबद्ध तरीके से होगी, और वो नीति कहलाएगी वाहन स्क्रैपिंग नीति। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कट्टरपंथी संगठन तालिबान। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, मतलब कि लौट आया तालिबान। हम ये कह सकते हैं कि तालिबान जो है वो फिर से लौट आया है। तो यहां समझते हैं बहुत शॉर्ट में, इसको लेकर एक अलग से लेक्चर भी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि तालिबान की उत्पत्ति कैसे हुई, तालिबान जो है वो उसका उद्देश्य क्या है, और तालिबान जो है वो भारत को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। और साथ ही साथ इस लेक्चर में मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि यूएनओ जैसी संस्था जो आज एक मूक दर्शक के भांति बैठी हुई है, जिसका एक अलग आपको औचित्य दिखना चाहिए, उसकी प्रासंगिकता यहां पर दिखना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। एक तालिबान जैसा संगठन जो अफगानिस्तान में इतने कुछ कर देता है, वहां से लोगों को, भारतीय सेना हुई या दूसरी सेनाएं जो अपने अपने लोगों को वहां से निकालने का काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा कोई भी देश ऐसा नहीं है जो खुलकर भारत के अलावा आया हो सामने इनकी आलोचना करता हो। तो ठीक है, देशों की बात तो हम करें, लेकिन यूएनओ जैसी संस्था यहां पर मानव अधिकार हो या किसी भी लेवल पर कोई बड़ा कदम उठाने में नाकामयाब दिख रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, और भारत पर तालिबान के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं उसमें डिस्कस करूंगा। फिलहाल एक छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा शॉर्ट में देखेंगे कि तालिबान क्या है। दोस्तों तालिबान जो है वो एक मूवमेंट बोल सकते हैं इसको, कट्टरपंथी आंदोलन है जो बोल सकते हैं कि सुन्नी इस्लामिक लोग हैं वो कर रहे हैं, और ये 1994 से प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ है, 1994 से प्रारंभ हुआ है, और ये दक्षिणी अफगानिस्तान से हुआ। कहां से हुआ ये याद रखिएगा, दक्षिणी अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ है। ये कब से, 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ है। और यहां पर यदि हम बात करें तो इसमें ऐसे लोगों को सदस्यता दी जाती है जो या तो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, याद रखना दो देशों का नाम ले रहा हूं, क्लियर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश जो हैं, यहाँ के मदरसों में इनको बोल सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त किए होंगे, पढ़े होंगे, वहां के लोगों को इसमें सदस्यता दी जाती है। और इसको अभी तक सिर्फ पाकिस्तान ने, प्लस यदि हम बात करें तो सऊदी अरब ने, और इसके साथ यदि हम बात करते हैं तो यूएई ने, सऊदी अरब अमीरात जो है उसने ही इसको मान्यता प्रदान की है, मतलब और किसी ने इसको अभी मान्यता प्रदान नहीं की है। ठीक है, अगर हम शाब्दिक तौर पे बात करें तो जो तालिबान है, ये शब्द जो है वो पश्तो या फिर पश्तूनी भाषा का शब्द है, याद रखना है, एक पश्तून शब्द है तालिबान, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है छात्र, जिसका मतलब होता है छात्र। अब देखिए कि पश्तून भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छात्र, और किस संदर्भ में होता है जरा उसको भी देखें कि ऐसे छात्र, क्या बोलेंगे, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लामिक
कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते होंगे। मतलब ऐसे छात्र होंगे जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते होंगे, उसके संदर्भ में ये तालिबान या पश्तून शब्द यूज किया गया है। ठीक है, जिसको अभी तक केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के द्वारा ही मान्यता दी गई। इसके अलावा इसको किसी और व्यक्ति ने मान्यता, किसी और देश ने मान्यता नहीं दी गई, और 1994 से हम लोगों को स्टार्ट होता दिखाई पड़ता है। अब देखिए कि जैसे ही अफगानिस्तान में इस प्रकार का आपको शासन देखने को मिलेगा तालिबान का, तो उसके कुछ पुराने रूल्स रेगुलेशंस की यदि हम बात करें तो उसने पिछली बार अलग प्रकार के रूल्स लगाए। तो उन्होंने बोला कि शरिया का कानून होगा, और इन्होंने बोला कि भाई जो जो पुरुष होंगे वो बड़ी दाढ़ी रखेंगे, महिलाएं जो होंगी उनके लिए बुर्का कंपलसरी होगा पहनना, है ना। अफगानिस्तान में टीवी देखना हुआ, संगीत हुआ, सिनेमा घर हुआ, इन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाएगी। 10 साल के बाद लड़कियां जो होंगी स्कूल नहीं जा पाएंगी। लड़कियों के लिए नौकरी करना या स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, सब चीजें इस प्रकार की बंद कर दी जाएंगी। यहां तक कि लड़कियां बिना अपने किसी रिश्तेदार के घर से बाहर नहीं जा सकती, मतलब उनको अपने किसी पुरुष रिश्तेदार को साथ लेकर ही घर से बाहर जाना होगा, है ना। तो इस प्रकार से कई सारी पाबंदियां महिलाओं के ऊपर लगाएंगे। मतलब एक प्रकार से नरकीय जीवन हो जाएगा महिलाओं का इस कानून के लगने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो एक कट्टरपंथी संगठन तालिबान है जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, और एक बड़ा संकट आपको अफगानिस्तान पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर यदि बात करें तो यूएनओ की भूमिका हम समझते हैं कि अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन यूएनओ एक निष्क्रिय मूक दर्शक के तौर पर दिख रहा है, तो ये एक आलोचना का पक्ष है यूएनओ का। खैर चलिए आगे की बात करते हैं। अगला चैप्टर हमारा जो है वो क्या है, अगला टॉपिक आपका है कि भारत में उन्मुख चंद की बात करेंगे। उन्मुख चंद एक युवा क्रिकेटर रहे हैं। ये केवल 28 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था 2012 में, उस अंडर 19 वर्ल्ड कप को जिताने वाले, अपनी कप्तानी के अंतर्गत अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 को जिताने वाले युवा क्रिकेटर केवल 28 साल की उम्र में संन्यास ले लेते हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये अमेरिका की तरफ से अब कुछ खेलने का प्लान कर रहे हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। फिलहाल ये दिल्ली की तरफ से खेलते थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अगला बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र राज्य के राजगढ़ में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसका लाइसेंस रद्द किया है, तो वो करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगला आपका टॉपिक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच में आपदा प्रबंधन पर समझौते का ज्ञापन को मंजूरी दी। याद रखिएगा एमओयू साइन किया है, आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन किसके देश के साथ, बांग्लादेश के साथ। अगर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन संबंधी ज्ञापन समझौते पर मंजूरी दी है, तो बांग्लादेश के साथ दी है। अगला आपका टॉपिक है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जिसने सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, आप फोटो देख रहे हैं इनका, ये फोटो जिनका आप देख रहे हैं ये है अपूर्व चंद्र जी। अपूर्व चंद्र जी हैं जिनको हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के तौर पर बनाया गया। याद रखिएगा अपूर्व चंद्र जो हैं ये 1988 बैच के, याद रखिएगा 1988 बैच के अधिकारी हैं। कौन से अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं 1988 बैच के। कहां के, महाराष्ट्र के। याद रखिएगा महाराष्ट्र कैडर में 1988 बैच के अधिकारी रहे हैं अपूर्व चंद, और ये फिलहाल में यदि हम बात करें तो श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन, कौन से मंत्रालय के अधीन, श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन सचिव के पद पे काम कर रहे थे। यहां से इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव जो है वो बना दिया गया है। बनाने का काम कौन करेगा, मैंने पहले भी बताया है कि कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, याद रखिएगा मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति होती है वो समिति इस प्रकार के निर्णय लेती है। तो मंत्रिमंडल की इस नियुक्ति समिति ने इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के तौर पर अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला आपका जो टॉपिक है वो है भारत के सबसे लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ी। याद रखिएगा घरेलू क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ी रहे हैं कौन,
मनन शर्मा, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, इस बारे में कि भाई युवा क्रिकेटर जो है इस प्रकार से संन्यास ले रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो बीसीसीआई को इस संदर्भ में सोचना चाहिए कि इन युवाओं को इनके प्रदर्शन के आधार पर कहीं ना कहीं मौके की कमी है या क्या स्थिति है जिसके कारण संन्यास की घोषणा इतने कम समय में कर रहे हैं। तो एक सोचनीय स्थिति है, डेफिनेटली इस पर बीसीसीआई जो भी होगा वो विचार करेगा। खैर, अगला आपका टॉपिक है विश्व मच्छर दिवस। दोस्तों, अलग ही प्रकार का दिवस है विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ये हर साल 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, मच्छर का काटना हो सकता है खतरनाक, आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है मच्छर का काटना, है ना। यदि हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा ये दिवस क्यों मनाते हैं। वैश्विक स्तर पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोनाल्ड रॉस। क्या नाम है? रोनाल्ड रॉस। ये जो रोनाल्ड रॉस नाम के व्यक्ति हैं, ये एक ब्रिटिश चिकित्सक हैं। याद रखिएगा, कौन से? ब्रिटिश चिकित्सक हैं, याद रखना है। अच्छा, ब्रिटिश चिकित्सक थे रोनाल्ड रॉस। इन्होंने, इनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। इनकी याद में क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो मादा मच्छर है, मादा मच्छर के काटने से या मादा मच्छर के द्वारा ही मलेरिया का संचरण होता है। जो मलेरिया है आपका, मलेरिया का जो संचरण होता है वो मादा मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, और उस मच्छर का नाम आप क्या बोलेंगे कि वो मच्छर है आपका एनाफिलीज। क्या? एनाफिलीज मच्छर है वो, जिसका मैं बात कर रहा हूं कि कौन सी मादा मच्छर जिसके द्वारा मलेरिया का संचरण मनुष्यों में होता है। मनुष्यों में मलेरिया का संचरण करने वाला मच्छर एक मादा मच्छर, जिसको एनाफिलीज हम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो 1930 में ही इस दिवस की घोषणा कर दी गई थी। याद रखिएगा, ये दिवस कब से मना रहे हैं? 1930 से ही, बहुत पुराने समय से ये दिवस मनाते जा रहे हैं। और इस साल जो ये दिवस मनाया गया उसका थीम रहा है जीरो मलेरिया टारगेट। जीरो मलेरिया टारगेट जो रहा है वो इस साल के इस दिवस की थीम रही है। हाँ, अगर मैं बात कर दूं एनाफिलीज मच्छर के बारे में, तो दोस्तों याद रखना है कि एनाफिलीज मच्छर जो है उसके पंख पर, याद रखिएगा, एनाफिलीज मच्छर के पंख पर 4 से 5 काले धब्बे होते हैं। क्या होते हैं? 4 से 5 काले धब्बे होते हैं एनाफिलीज मच्छर के पंख पर। और ये दीवारों पर, याद रखना, ये दीवारों पर या फिर हम बात करें त्वचा पर, या फिर दीवारों पे बात कर लें या त्वचा पर बात कर लें, ये दीवारों पर, त्वचा पर लगभग 45 डिग्री का कोण बनाकर बैठते हैं। 45 डिग्री का कोण बनाकर आराम से बैठ जाते हैं, है ना। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो घर का आपका सामान होता है, घर के सामान पर, या फिर हम बात करें दरवाजों पर, ठीक है, ये दरवाजों पर अपना कब्जा जमा कर बैठे होते हैं। मतलब इनका जो डेरा होता है वो डेरा कहाँ? घर के सामान पर होगा या फिर दरवाजों पर अपना डेरा जमा कर ये बैठ जाते हैं। और इनके पनपने का एक और इंपॉर्टेंट कारण होता है, पनपने का कारण होता है कि भाई बारिश का सीजन जब आता है तो घर के बाहर, सड़क पर, नालियों में, आसपास के जो इलाके होते हैं वहां पर गंदा पानी जमा होता है। तो याद रखिएगा कि बारिश के मौसम में जो गंदा पानी जमा होता है, वो गंदा पानी टायरों में, छतों पर जो गंदा पानी इकट्ठा होता है वो पानी, या फिर हम बात कर लेते हैं कि घरों में कूलर के अंदर जो गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत दिनों का, वो इन सब मच्छरों की उत्पत्ति का एक जगह होती है जहां से ये पनपने लगते हैं। ठीक है, और ये मच्छर फिर बाद में आपके यहाँ पर मलेरिया का संचरण भी करते हैं। अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? अगर किसी को मलेरिया होता है तो याद रखिएगा उसको एक निश्चित समय पर बुखार आएगा। क्या? एक निश्चित समय पर बुखार आ जाएगा, दिन भर बुखार नहीं रहेगा, है ना, निश्चित समय पर बुखार आ जाएगा, है ना। ये भी आपको पहचानना पड़ेगा अगर किसी को क्या हुआ, मलेरिया हुआ है तो। इसके अलावा उसको सिर दर्द हो रहा होगा, अगर सिर दर्द है, निश्चित समय पर बुखार आ रहा है, ठीक है, मितली आ रही है ना, ये भी एक समस्या है, मितली आना भी इसका एक कारण होता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो कपकपी लगती है, ठंड महसूस होती है। अगर किसी को ठंड लग रही है, कपकपी महसूस हो रही है, और हाथ पैर में दर्द हो रहा है, याद रखिएगा, हाथ पैर में अगर दर्द हो रहा है तो ये भी मलेरिया का ही लक्षण है। तो ये सभी मलेरिया के लक्षण हैं और इसके लिए आपको सुरक्षित रहना चाहिए। घर के आसपास के एरिया में गंदा पानी इकट्ठा ना हो, टायरों में पानी इकट्ठा ना हो, कूलर वूलर का जो पानी आपके घरों में होता है वो भी क्या करें, साफ कर दें उनको अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीजें आप करें ताकि मलेरिया से आप बच पाए और एनाफिलीज मच्छर जो आपके यहाँ पे पनप ना पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, जिसने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर जो है वो 9.4% रहने का अनुमान लगाया है। अब देखते हैं कि आपकी विकास दर क्या होती है। इसके अलावा एक और है फेसबुक, जो सोशल मीडिया का आपका माध्यम है। फेसबुक ने तालिबान और
उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर रोक लगा दी। मतलब आप अगर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं या फिर उसको समर्थन करने वाली किसी भी प्रकार की पोस्ट कर रहे हैं तो उसको फेसबुक जो है वो उस पर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, वो पर फेसबुक ने अब प्रतिबंध लगा दिया। तो ये एक अच्छा कदम है फेसबुक के द्वारा, जहां पर हम यूएनओ से आशा कर रहे हैं वहां पर फेसबुक जैसी संस्था अगर इस प्रकार का कदम उठाती है तो कहीं ना कहीं ये तारीफ के काबिल है। एक और टॉपिक है, उड़ीसा सरकार ने 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की। ये देखो एक अच्छा ऐलान है कि अगले 10 साल तक भारतीय हॉकी टीम जो रहेगी वो किसके संरक्षण में रहेगी, उड़ीसा सरकार के संरक्षण में रहेगी, उसकी सारी चीजों की जिम्मेदारी ये उठाएंगे। अगला आपका टॉपिक है श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अविष्का गुणवर्धने। याद रखिएगा अविष्का गुणवर्धने जो है इनको अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच बनाया है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसको बनाया गया है, तो अविष्का गुणवर्धने को बनाया गया है। अगला आपका टॉपिक है कि हाल ही में कौन सी सरकार रही जिसने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया था। तो कर्नाटक में ये किया है और इसके बारे में मैंने डिटेल में एक चैप्टर में डिस्कस किया है, तो आप उस लेक्चर को देखिएगा तो आपको वहां पर इसके बारे में अन्य जानकारी मिल जाएगी। अगला आपका जो मुद्दा है वो है कि गृह मंत्रालय जो है, भारत का जो गृह मंत्रालय है, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो गृह मंत्रालय हमारे देश में चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक घोषणा जारी की है, एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के माध्यम से उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जो 2021 की जनगणना का काम हो रहा है, जो जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियां हो रही हैं, वो अगले आदेश तक के लिए स्थगित है। मतलब नेक्स्ट आदेश जब भी उनका आ जाए तब तक के लिए वो गतिविधियां नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, एक और आपका टॉपिक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है उसने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। मैंने एक अन्य लेक्चर में इस योजना को लेकर डिटेल में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर इस लेक्चर को देखिएगा, जिसमें मैंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहां पर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो एसएससी कांस्टेबल एमपीएसआई जैसे एग्जाम देने वाले हैं वो केवल इतना भी याद रखें कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो वो छत्तीसगढ़ सरकार का नाम याद रखिएगा। अगला आपका जो मुद्दा है वो था कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जिनका नाम है राजीव शेखर ने, इनके अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के लगभग 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। देखो एक अच्छा मुद्दा है, इसमें हम भारत नेट के बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपके लिए अच्छी योजना है ये। देखिए समझने वाली बात है कि 2024 तक आप भारत के 6 लाख गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा देंगे। और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कैसी पहुंचाएंगे, जिसमें आप इंटरनेट की स्पीड क्या रखने वाले हैं, लगभग 2 MBPS से 20 MBPS। मतलब कि इस योजना में 2 MBPS से लेकर तो 20 MBPS की स्पीड के साथ नेट कनेक्टिविटी आप पहुंचाएंगे। 2 से लेकर 20 MBPS की स्पीड आप देंगे हर एक गांव में। और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं इसके लिए दोस्तों, इसके लिए बना रहे हैं सरकार ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। अब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो सरकार बना रही है, उस नेटवर्क के माध्यम से गांवों को इस प्रकार की व्यवस्था से जोड़ने का काम किया जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि क्या है। तो ये याद रखिएगा कि जिस भारत नेट कार्यक्रम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कार्यक्रम जो है वो 2011 में घोषित किया गया था। कब से, 2011 में घोषित किया गया था। और इसके बाद इसकी हम बात करें तो इसका नाम 2021 में बदल दिया गया। 2021 के पहले आप इसको बोलते थे OFC। OFC मतलब ये कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका नाम क्या था पहले, OFC नाम था। OFC नाम इसका होने का मतलब क्या था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। 2021 से पहले इस नाम से जानते थे और इसका घोषणा जो की गई थी वो 2011 से की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया। तो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत नेट कार्यक्रम, इसका नाम कब बदला गया। तो भारत नेट कार्यक्रम का नाम जो है वो 2021 में बदला गया है और इसके पहले ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क के नाम से चलने वाली एक योजना थी। और इसमें जब मोदी जी की गवर्नमेंट आती है उसके बाद इसके तहत यह रखा गया था टारगेट के 2019 तक लगभग 2.5 लाख गांवों को, है ना। देखो टारगेट पहले क्या था, पहले प्रारंभ में टारगेट रखा गया था कि 2019 तक लगभग 2.5 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, कितने गांवों को, 2.5 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से नेट कनेक्टिविटी के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। ये पहला टारगेट था, ठीक है। इसके बाद इसके टारगेट में वृद्धि करते हुए हाल ही में राजीव चंद्रशेखर ने क्या कहा है कि 6 लाख गांवों को
2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, यहां पर ये भी है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, एक संस्था का नाम याद रखेंगे, संस्था का नाम क्या है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये सर्विस का नाम है, एक संस्था का नाम है क्या? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये जो संस्था है वो इस योजना के लिए फंड मुहैया करा रही, मतलब इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है? इसका वित्त पोषण करने वाली संस्था का नाम याद रखेंगे, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो इसको वित्त पोषित कर रही है। अच्छा, इसमें एक और प्रावधान इंपॉर्टेंट क्या है भारत नेट में, कि भाई ये तो जरूरी नहीं है ना कि आप हर एक गांव तक ऑप्टिकल फाइबर ले जाएंगे। अब आप जब हर एक गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं ले जा पाएंगे तो फिर ऑप्टिकल फाइबर कैसे पहुंचाएंगे? तो हर एक गांव तक जब ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंचाया जाएगा तो जहां पर नहीं पहुंचेगा वहां पर वायरलेस कनेक्टिविटी होगी, या फिर सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से आप वहां पर बोल सकते हैं कि योजना का काम करेंगे, या तो वायरलेस कनेक्टिविटी या फिर सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से वहां पर इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो ये भारत नेट कार्यक्रम के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है कि वनस्पति वैज्ञानिक जो है उन्होंने एक समूह ने अंडमान निकोबार पर, कहां पर याद रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपके देश का, उसमें बोल सकते हैं कि एक नई प्रजाति की खोज की इकाई की, अम्ब्रेला हेड शैवाल की। तो मैंने अम्ब्रेला हेड शैवाल को लेकर भी एक लेक्चर में डिस्कशन किया है, आप उसको जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अम्ब्रेला हेड शैवाल क्या है और इसकी किस प्रकार से खोज की गई। तो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उस लेक्चर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट की एक घोषणा आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, उस आदेश ने कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के हमारे प्रयास को और बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं जो होंगी वो एनडीए परीक्षा में भाग लेने के लिए बोल सकते हैं कि अब शामिल ले लेंगे, मतलब कि एनडीए परीक्षा में इनको भी अब शुरू किया जाने लगेगा, बराबर। अच्छा, नेक्स्ट है आपका हरियाणा राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द, याद रखिएगा, गोरख धंधा जो शब्द है उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब राज्य सरकार ने हरियाणा प्रदेश में गोरख धंधा शब्द अब कहने के बोल सकते हैं खत्म कर दिया कि कोई भी व्यक्ति गोरख धंधा शब्द का यूज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला आपका जो टॉपिक है वो है फोटोग्राफी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस। याद रखें कि विश्व में हर साल 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। तो फोटोग्राफी दिवस क्या होता है? फोटोग्राफी दिवस जो है वो 19 अगस्त को मनाते हैं। इसके पीछे के कारण को हम जाने तो याद रखिएगा, सबसे पहले 1839 में फ्रांस में सेल्फी लेने की व्यवस्था हुई थी। सेल्फी बोले तो एक प्रक्रिया थी जिसमें फोटो लिया गया था। कब? 1839 में। और ये क्या, इसको क्या कहा गया था? याद रखिएगा, डोगारो टाइप जो है वो इस प्रक्रिया को कहा गया था। और डोगारो टाइप प्रक्रिया 1839 में फोटोग्राफी की पहली प्रक्रिया थी विश्व में। याद रखेंगे कि विश्व में अपनी तरह की ये पहली प्रक्रिया थी जो कि फोटोग्राफी को लेकर थी। और इसके बाद यहां पर फ्रांस की सरकार ने देखा कि इसका आविष्कार जो है, इसका आविष्कार किया है लुईस डोगर। इसका आविष्कार किसने किया है? लुईस डोगर। और इनके साथ इनके सहयोगी थे जिनका नाम था जोसेफ नाइसफोर। ये दो लोग थे जिन्होंने इस प्रक्रिया का आविष्कार किया था, जिसको हमने सेल्फी कहा आज के जमाने में, और पहले इसको हम अलग प्रकार से एक फोटोग्राफी प्रक्रिया कह रहे थे। और इसके आविष्कार की जब सूचना फ्रांस की सरकार को व्यवस्थित तरीके से लगती है तो फ्रांस की सरकार 19 अगस्त को 1839 को इसकी आविष्कार की घोषणा कर देती है। और वैश्विक स्तर पर 2010 से, कब से? 2010 से इस दिन को याद करते हुए 19 अगस्त को हर साल फोटोग्राफी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका उद्देश्य केवल एक होता है कि फोटोग्राफी को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगला आपका टॉपिक है, उसके बारे में बात करता हूं। आपका अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में देखें कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने तालिबान के कब्जे के बाद जिस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है वो है अफगानिस्तान। मतलब देखिए कि अफगानिस्तान जो है उसको मिलने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय मदद जो है वो आईएमएफ ने बंद कर दी है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात आईएमएफ जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं, उसका एक अच्छा कदम माना जा सकता है। इसीलिए हम डिस्कस भी कर रहे हैं आईएमएफ के बारे में। तो याद रखिएगा कि जुलाई 1944 एक सम्मेलन होता है जिसका नाम होता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन।
जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन का ही परिणाम होता है आईएमएफ और डब्ल्यूबी। आईएमएफ के साथ कौन सी, डब्ल्यूबी बोले तो विश्व बैंक जो है वो इन्हीं सम्मेलन का परिणाम होता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी में, याद रखेंगे वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी भी है, यहीं पर आईएमएफ का मुख्यालय भी है और पूरी तरीके से यदि हम देखें तो इस पे प्रभुत्व की यदि हम बात करते हैं तो अमेरिका का प्रभुत्व ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका का इसमें शेयर ज्यादा है। इसमें यदि हम सदस्य देशों की बात करें तो लगभग 189 इसके सदस्य देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी मुद्रा को हम बोलते हैं एसडीआर। एसडीआर जो होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो इसकी मुद्रा का नाम है, जो हम इसको बोलते हैं एसडीआर इसकी मुद्रा होती है। एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक जो है वो है डोमिनिक स्ट्रॉस, याद रखिएगा डोमिनिक स्ट्रास। डोमिनिक स्ट्रास जो है इसके वर्तमान में एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रबंध निदेशक हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसमें केवल 44 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 44 सदस्य थे। वर्तमान में 189 सदस्यों के साथ एक इंपॉर्टेंट संस्था के रूप में मौजूद है आईएमएफ। आईएमएफ की यदि हम बात करते हैं तो इसके उद्देश्य रहे हैं अलग अलग। इसके उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो विश्व में मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को कम करना आईएमएफ का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके एक दिवसीय परीक्षाओं में और एमपीपीएससी, यूपीएससी जैसी एग्जाम्स में आने लायक थे, जिनको मैंने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर करंट अफेयर के कुछ नए मुद्दों को लेकर आपके साथ शामिल होऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।